नमस्कार, ग्रेड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सेक्टर 1 बीएसपी हॉस्पिटल के प्रबंधन की अनदेखी किए जाने की वजह से हॉस्पिटल की सुविधाओं में आई कमी, जिसका विरोध करते हुए युवक कांग्रेस व एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपा। पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा के मार्गदर्शन में 4 महीने में 40 बार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मात्र 35 मिनट में गंभीर मरीज को रायपुर अस्पताल में भर्ती कराया। रिसाली स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने से शिक्षकों को हो रही परेशानी। समय रहते स्कूल भवन पर नहीं दिया गया ध्यान तो हो सकती है दुर्घटना। हाई व हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां हो चुकी पूर्ण। 2 मार्च से 12वीं और 3 मार्च से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं होंगी शुरू। अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 1 के बीएसपी हॉस्पिटल में आज से 2 दशक पूर्व सभी प्रकार के रोगों का उपचार होता था और यहां पर ऑपरेशन की सुविधाएं भी उपलब्ध थी। वर्तमान में इस हॉस्पिटल को प्रबंधन द्वारा अनदेखा किए जाने की वजह से यहां की सभी सुविधाओं को कम किया जाने लगा, जिसका विरोध करते हुए आज बुधवार को युवक कांग्रेस व एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शांति का परिचय देते हुए गुलदस्ता भेंट कर प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। बीएसपी कर्मियों के स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन भिलाई टाउनशिप में संयंत्र प्रबंधन के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार कटौती भी की जा रही है तथा स्वास्थ्य केंद्रों को बंद किया जा रहा है। इससे संयंत्र कर्मचारियों तथा उनके परिजनों में भारी नाराजगी है। यहाँ एनएसयूआई तथा युवा कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सेल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी दिखाई है और उसके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में कटौती के विरोध में भिलाई टाउनशिप प्रशासन का 23 फरवरी को शांतिपूर्वक गुलदस्ता देकर ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूरे जिले भर से युवा कांग्रेस तथा एनएसयूआई के कार्यकर्ता शामिल हुए। नगर निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 7 राधिका नगर के पार्षद और शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अध्यक्ष आदित्य सिंह के नेतृत्व में संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ यह जंगी प्रदर्शन किया गया। पार्षद आदित्य सिंह ने बताया कि टाउनशिप में लगातार कटौती की जा रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बहुत सीमित कर दिया गया है तथा इसे आगे भी लगातार कम किया जा रहा है। विभिन्न सेक्टर में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों को बंद कर दिया गया है और अभी भी जानकारी मिल रही है कि कई स्वास्थ्य केंद्र को बंद करने की तैयारी की जा रही है। वहीं जो स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं उनमें चिकित्सकों की कमी भी कर दी गई है। मुख्य चिकित्सालय सेक्टर 9 में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहां भीड़ बढ़ जाने से मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इन दिक्कतों की ओर संयंत्र प्रबंधन का कई बार ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन संयंत्र प्रबंधन इन समस्याओं के निराकरण के लिए उदासीन बना हुआ है। स्वास्थ्य सुविधा की कमी की वजह से भी बड़ी संख्या में संयंत्र कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। कोरोना से संक्रमित हो जाने के बाद संयंत्र कर्मचारियों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वहीं संयंत्र के बड़ी संख्या में कर्मचारी ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। इन्हें प्रत्येक महीने दवाई के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। अभी सेक्टर के स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए जाने की वजह से इन बीमारियों के इलाज के लिए भी मरीजों को मुख्य चिकित्सालय सेक्टर 9 में जाना पड़ता है। इस तरह से संयंत्र कर्मचारियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यह समझा जा सकता है, लेकिन संयंत्र प्रबंधन को कर्मचारियों की ये समस्याएं समझ नहीं आ रही। प्रदर्शन करने की नौबत तो इसलिए आई है क्योंकि बीएसपी के लोग आजकल बात करने से सुनते नहीं हैं, तो हर बात इनको थोड़ी दूसरे अंदाज में समझानी पड़ती है। परंतु आज हम लोग यहाँ पर जिस मामले को लेकर पहुँचे थे वो काफ़ी संवेदनशील मामला है। पहले भिलाई के टाउनशिप में हर सेक्टर में हेल्थ सेंटर का हर जगह हेल्थ सेंटर की सुविधाएं प्राप्त थी। धीरे धीरे बीएसपी ने उसको अपने निजी कारणों से बंद कर दिया। कहीं अपने बीएसपी के कुछ विभाग के ऑफिस खोल दिए, कहीं किन्हीं संस्थाओं को दे दिया। तो आज हम लोग एक ज्ञापन के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से फूल देकर गांधीगिरी से एक निवेदन किया है, मांग रखी है कि चूँकि अभी बहुत कम समय हुआ है, पूरा देश, पूरा प्रदेश हमारा विश्व की महामारी कोरोना से अभी उबरा ही है, थोड़ी राहत ही मिली है अभी हम लोगों को। भविष्य में कोई ऐसी स्थिति ना बने और बने तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे टाउनशिप के लोगों को इलाज के लिए सही इलाज की व्यवस्था मुहैया करा सके, इसलिए हम लोगों ने मांग की है कि टाउनशिप के हर सेक्टर में पुनः बंद किए गए हेल्थ सेंटरों को चालू किया जाए। जल्द आश्वासन मिला है कि उच्च अधिकारियों से वो बात करके 1 हफ्ते के भीतर हम लोगों को जवाब बता देंगे। 1 हफ्ते के भीतर हम फिर अपना जवाब मांगने पहुंचेंगे। अगर जवाब से हम संतुष्ट होते हैं या कार्रवाई की दिशा दिखती है तो ठीक है, वरना यहीं गेट पर बैठ के फिर से आंदोलन करेंगे। 2 दिन में बीएसपी प्रबंधन भटकाने का कोशिश तो नहीं कर सकता। हम लोग पढ़े लिखे नेता हैं, भटकाने से भटकेंगे नहीं। लेकिन चूंकि वहाँ पर छात्र हित का मामला था, एक कॉलेज का बिल्डिंग गिराना, उससे एनएसयूआई युवा कांग्रेस आक्रोशित होगा, स्वाभाविक है। और ये जो मामला है, आज मैं पार्षद बन गया हूँ, जनहित के मामलों में हम लोग सक्रिय रहते हैं, तो ये जनहित के मामलों में सम्मिलित हुए हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग लड़ाई है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।
सेक्टर 9 में भर्ती किए गए मरीज का उपचार करने में सेक्टर 9 हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने जब उसके इलाज करने के स्थान पर रायपुर पहुंचाने की बात कही, तब मरीज के परिजन वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा के पास पहुंचे और उन्होंने 4 महीने में 40 बार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मात्र 35 मिनट में रायपुर पहुंचा दिया और मरीज का उपचार प्रारंभ हो गया। आज एक बार फिर सेक्टर 9 अस्पताल से रामकृष्ण केयर रायपुर के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और मरीज को महज 35 मिनट में सेक्टर 9 अस्पताल भिलाई से रायपुर रामकृष्ण अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मरीज का उपचार भी शुरू हो गया। सेक्टर 1 के रहने वाले आर मोहन की तबीयत बिगड़ी थी। सेक्टर 9 अस्पताल में पार्षद वशिष्ठ ने उपचार के लिए ओपीडी लेकर आए। रामकृष्ण केयर डॉक्टर जो सेक्टर 9 अस्पताल में ओपीडी लेते हैं, उन्होंने मरीज का चेकअप किया। स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से तत्काल रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर ले जाने की सलाह दी। रिफर करने के लिए मेडिकल बोर्ड बैठी। बोर्ड ने तत्काल रिफर किया। पार्षद वशिष्ठ ने ग्रीन कॉरिडोर के लिए समन्वय शुरू किया। ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी गुरजीत सिंह से संपर्क किया गया। बिना देरी किए हाईवा पेट्रोलिंग मुहैया कराई गई। 12:30 बजे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सेक्टर 9 अस्पताल से रामकृष्ण केयर रायपुर के लिए शिफ्ट किया गया। पार्षद वशिष्ठ ने बताया कि मरीज का उपचार शुरू हो गया है। एंजियोग्राफी हो रही है। एक्सपर्ट्स डॉक्टरों ने उपचार भी शुरू कर दिया है। सेक्टर 1 निवासी मोहन कृष्णा, उनको कार्डियक का तकलीफ़ था। आज सवेरे डॉक्टर को दिखाने ओपीडी आए थे। डॉक्टर ने उनको देखने के बाद महसूस किया कि इनको तत्काल रेफ़र करना चाहिए, तो डॉक्टर ने इमरजेंसी बोर्ड करके, चूँकि गुरुवार को सेक्टर 9 हॉस्पिटल में बोर्ड की बैठक होती है, आज बुधवार था, तो इमरजेंसी बोर्ड की बैठक करके उनको रेफ़र किया और रेफ़र करने पर रामकृष्णा अस्पताल रेफ़र किया गया था। तो रामकृष्णा अस्पताल से एम्बुलेंस बुलाकर उनको उचित समय में मरीज अस्पताल में पहुँच पाए, उसका इलाज हो पाए। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर को लेकर जिला पुलिस से निवेदन किया गया। जिला पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की और उसको अभी अस्पताल से ग्रीन कॉरिडोर बना के रवाना किया गया। अस्पताल से रवाना होने के बाद रामकृष्णा पहुंचने के साथ ही उनका उपचार चालू हो जाएगा और उनका ऑपरेशन किया जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है, चूँकि अब दुर्ग जिले से रेफरल के केसेस में लगातार वृद्धि हो रही। लगभग 25 से 30 रेफरल का केस प्रत्येक दिन रायपुर रेफ़र किया जाता है एम्स में और अन्यत्र अस्पताल में। तो वेंटिलेटर युक्त एक एम्बुलेंस ज़िले की आवश्यकता है, इसको तत्काल पूरा करना चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। भिलाई निगम के वार्ड 7 राधिका नगर को सुंदर बनाने व रहवासियों की मांग से पहले ही विकास की गाथा लिखने को तैयार है। 24 फरवरी को सुबह 10 बजे भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। वार्ड 7 राधिका नगर के पार्षद व महापौर परिषद के खेल शिक्षा एवं युवा कल्याण के अध्यक्ष आदित्य सिंह ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि 23 फरवरी को सुबह 10 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित है। उन्होंने बताया कि राधिका नगर में नवनिर्मित डोम शेड के नीचे बनने वाले मंच और प्रांगण का सौंदर्यीकरण कार्यक्रम रखा गया है। चूँकि वार्ड पार्षद का चुनाव जीते हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वार्ड में विकास को लेकर के जिस तरह से हम लोग एक अच्छी पहल कर सकें, लगातार कोशिश करते रहते हैं। अभी मेरे वार्ड में माननीय विधायक जी जो निवर्तमान महापौर रहे हैं, उनके कार्यकाल में हम लोगों ने एक डोम शेड की मांग की थी जो बनकर के तैयार हो गया। अब उसके नीचे चूँकि अभी मंच बनना है और गार्डन था, वो उसका सौंदर्यीकरण करना है, तो आज उसके लिए कुछ राशि की जो हम लोगों ने मांग की थी स्वीकृत हो गई, तो उसका आज भूमि पूजन हुआ। बहुत जल्द वो भव्य रूप को ले लेगा और तैयार हो जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। सर्विस रोड को बंद कर नेहरू नगर की चौक सौंदर्यीकरण के लिए गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। गार्डन के साथ ही नेहरू नगर चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल के सामने ब्रिज के नीचे पीडब्ल्यूडी की जगह पर सेन महाराज की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही इस स्थान का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इससे अन्य प्रदेशों के यात्री भी सुंदरता को देखकर प्रभावित होंगे, जिससे भिलाई की सुंदरता और अधिक बढ़ेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस लेन पर ठेले खोमचे वालों के द्वारा अतिक्रमण कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। यहाँ पर सर्वाधिक यातायात का दबाव बना रहता है। उस पर ठेले खोमचे वालों की वजह से आवाजाही करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र के रहवासियों के लिए गार्डन बनाने का कुछ विघ्न संतोषी लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं क्षेत्रवासियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। इस क्षेत्र को सुंदर बनाने में जुटे हुए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष 27 फरवरी को राजेंद्र पार्क में फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। नगर निगम दुर्ग की ओर से हर साल की तरह इस साल भी 27 फरवरी को दुर्ग के राजेंद्र पार्क में भव्य फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां चरम पर है। ज्ञात हो कि हर साल राजेंद्र पार्क में भव्य फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है, जिसके साथ कई सारे स्टॉल भी लगाए जाते हैं।
पर्यावरण प्रेमी एवं शहरवासी इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कई दुर्लभ जाति के फूल एवं पेड़ इस प्रदर्शनी के विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता एवं दुर्ग नगर निगम के पर्यावरण प्रभारी ने कार्यक्रम के बारे में मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये तीसरा साल होगा और 27 तारीख को दिनांक तय किया गया है। एक फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है नगर निगम दुर्ग की ओर से और सारी तैयारियां उस हिसाब से भी चल रही हैं। यहाँ पर सारा मेंटेनेंस जो होता है पेड़ पौधों से लेकर फ्लावर्स का, और भी बहुत सारे प्रतिभागी भी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पूरे शहर भर के लोग इस पे आएंगे। अलग अलग तरीके के फूल, अलग अलग वैरायटियाँ, बहुत सारी कैटेगरी होती है, अलग अलग कम से कम 25 प्रकार की। उस पे अलग अलग प्रतिभागी आते हैं, पूरे शहर भर के लोग पार्टिसिपेट लेते हैं। एक बहुत ही भव्य आयोजन और एक बड़ा आयोजन होता है। हमारे यहाँ प्रभारी महोदय और विधायक जी और मेयर साहब के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम होता है हर साल। तो इस साल भी उसी तरह का आयोजन अभी किया जा रहा है 27 तारीख को। प्रतिभागी किस प्रकार से भाग ले सकते हैं, किससे कांटेक्ट कर सकते हैं? प्रतिभागियों के लिए हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है और इसी जगह पे राजेंद्र पार्क में निगम के कुछ कर्मचारी हैं, वो बैठी हुई हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए। जो भी प्रतिभागी या महिला स्वयं सहायता समूह अपने स्टॉल के लिए भी अलग अलग तरीके के जो व्यंजन हो गए या फिर अलग अलग क्राफ्ट जैसी जो चीज़ें होती हैं, उन सब के लिए भी स्टॉल यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी उन सब के लिए। तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं निगम की कुछ कर्मचारी, तो वहाँ पर आप आकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ये शानदार तीसरा वर्ष है नगर निगम के माध्यम से दुर्ग की जनता के लिए एक बहुत अच्छा उपहार है। फ्लावर शो में ऐसा है कि हर कैटेगरी के लोग आएंगे और हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि शहर की जनता के अंदर में जो जिस तरीके का लोगों में विश्वास जगा है उसको फिर से कायम किया जाए। और कोरोना के बाद ये पहला आयोजन है नगर निगम के माध्यम से, तो इससे जितने भी प्रतिभागी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में रहें, चाहे वो पेंटिंग करते हों, क्राफ्ट करते हों या फिर स्वयं सहायता समूह है, तो उनकी एंट्री हम लोग ले रहे हैं ताकि इनको ये प्रतिसाद मिले और लोगों में एक अवेयरनेस भी जगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पर्यावरण के लिए जो कार्य अभी तक नहीं किया गया था, माननीय हमारे विधायक महोदय जी और माननीय श्री धीरज बाकलीवाल जी के माध्यम से एवं हमारी जो प्रभारी हैं सत्यवती वर्मा जी, इनके अथक प्रयासों से हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण का बचाव किस तरीके से किया जाए और लोगों में एक अवेयरनेस जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे जिस तरीके से पर्यावरण बदलता जा रहा है, उसी का एक संदेश हम लोग देना चाहेंगे और सरकार की महती योजनाओं का भी यहाँ पर हम प्रचार भी करने की कोशिश करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी
बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था, सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अनुष्ठा रेसिडेंसी कॉलोनी जुर्मानी में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के आयोजन में कॉलोनी वासियों के साथ ही साथ आसपास के भागवत प्रेमियों द्वारा प्रत्येक दिवस श्रवण किया जा रहा है। 26 फरवरी को भागवत गीता का प्रवचन के पश्चात ज्ञान यज्ञ का समापन होगा। अनुष्ठा रेसिडेंसी में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ 16 फरवरी को कलश यात्रा से प्रारंभ होकर प्रत्येक दिवस श्री राधे आश्रम निकुंज के नारायण वैष्णव द्वारा श्री कृष्ण की लीला का ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि श्रोता झूमने के लिए बाध्य हो रहे हैं। पंडित नारायण वैष्णव श्रीमद् भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों को सरल भाषा में व्याख्या कर भगवान की शरण में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके अनुसार मानव जीवन की जटिलताओं से उबरने का साधन पंडित नारायण वैष्णव श्रीमद् भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों को सरल भाषा में व्याख्या कर भगवत की शरण में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके अनुसार मानव जीवन की जटिलताओं से उभरने का साधन भागवत महापुराण को निरूपित कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञ में भक्तजनों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। ज्ञान यज्ञ के साथ ही साथ कॉलोनी में लक्ष्मी नारायण जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा पूरे वैदिक रीति से कराई गई। आयोजक राघवेंद्र दास वैष्णव ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि परम श्रद्धेय छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम सुंदर दास महंत के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। राधे राधे। भगवान लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हो गए हैं। हमारा प्राण प्रतिष्ठा भगवान का संपन्न हो गया है और हमारा विनम्र आग्रह है पूरे भिलाई वासियों से कि यहाँ पर पधारें और भगवान जी के दर्शन करके आशीर्वाद प्रदान करें। यही हम लोगों की कामना है। जय लक्ष्मी नारायण। हमारे अनुष्ठा रेसिडेंसी में लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हो गए हैं। अब सारे भिलाई वासियों से आग्रह है कि आके आशीर्वाद भगवान जी से लें। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। एक और शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने व सभी को शिक्षित करने की कवायद की जा रही है, वहीं दूसरी ओर रिसाली स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में बुनियादी सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही है, जिससे शिक्षकों को भी परेशान होना पड़ रहा है। स्कूल भवन के जर्जर होने की वजह से ढह जाने का खतरा बना हुआ है। इससे पालकों व छात्रों का स्कूल जाने के प्रति अरुचि का भाव जागृत हो रहा है। शासन के आदेशानुसार सभी स्थानों पर शासकीय व निजी स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन स्कूल खोलने के पूर्व बच्चों को प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। नतीजतन बच्चों को असुविधाओं के बीच ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला रिसाली के प्राइमरी स्कूल में देखा जा रहा है। स्कूल की आधे से ज्यादा बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। इसके अलावा जितने कक्ष हैं वो पर्याप्त नहीं है। ग्रैंड न्यूज से चर्चा के दौरान प्रधान पाठक ने बताया कि बच्चों के बैठने के लिए भी सुविधानुरूप फर्नीचर भी उपलब्ध नहीं है। बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल भी छोटी होने के कारण रात में असामाजिक तत्वों का यहाँ डेरा लगा रहता है, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सरकार की उदासीनता से खतरनाक माहौल निर्मित होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। शौचालय की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है। हर चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ की व्यवस्था सही ढंग से आकर्षक हो, बच्चों का बैठने की व्यवस्था भी, टेबल कुर्सी भी बहुत अच्छे से ढंग से हो, और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी मंच का अभाव है। ऐसे बहुत सारी कमियां हैं, उसके बावजूद भी यहाँ स्कूल में पढ़ाई लिखाई सही ढंग से हो रहा है। यहाँ कमरों की कमी है, जिसके कारण हम लोग बैठने में भी तकलीफ़ होती है। गर्मी में तो बहुत मुश्किल होती, बैठना दुभर हो जाता हम लोग गर्मी में भी, और ऐसे समय में स्कूल चलाना भी दिक्कत होती। पर हम लोग आते भी हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं और अच्छे से काम चलता है, पर कमियां बहुत है यहाँ पर। वर्तमान में हमारे यहाँ कमरों की बहुत कमी है। आज से 2 साल पहले यहाँ पर
3 कमरों को तोड़ दिया गया है और जो 2 साल से वैसी खंडहर सरीका पड़ा है, उस कमरों को तोड़कर उनके स्थान पर अगर नई बिल्डिंग बना दी जाए और तो उससे क्या है, बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा हो जाएगी, बच्चों को कमरा मिल जाएगा। इस बिल्डिंग को अभी यहाँ के जो नए आयुक्त महोदय हैं नगर निगम के, वो भी देखकर चले गए हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री जी आदरणीय श्री ताम्रध्वज जी साहू जी, वो भी देखकर चले गए हैं और बीच में एक इंजीनियर बताया कि यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेजा भी गया है। लेकिन वर्तमान में कमरों की बहुत कमी है, कमरों की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, यहाँ का बाउंड्री वाल बहुत पुराना हो चुका है, जिसको या तो तोड़कर नया बनाया जाए या फिर उसका मरम्मत करके उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए, क्योंकि असामाजिक तत्व रात में कूद कर यहाँ पर कई प्रकार की असामाजिक तत्व जो गलत कार्य करते हैं कहा जाए। और यहाँ मैदान समतलीकरण के लिए भी आवश्यकता है। पीने के लिए पानी बच्चों को सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पानी की व्यवस्था है लेकिन उसका सही ढंग से संधारण नहीं हो पाने के कारण बच्चों को पानी पीने के लिए और इसके लिए बहुत असुविधा होती है। इसी प्रकार मध्याह्न भोजन के लिए शेड की आवश्यकता है। अगर शेड बन जाए तो बच्चों को बैठकर खाने के लिए उनको सुविधा मिल जाएगी। अभी बच्चे इधर उधर कमरे में बैठकर खाते हैं, कुछ बच्चे बाहर पेड़ के नीचे छाया में बैठकर खाते हैं। हाथ धोने के लिए भी उनको बहुत असुविधा होती है। बट खेल कूद के लिए तो मैदान है ही नहीं कहा जाए, पूरा उबड़ खाबड़ है। अगर समतलीकरण हो जाए तो छोटे जो कम क्षेत्र वाले खेल हैं वो उसको बनाया जा सकता है मैदान। पढ़ाई तो चल रही है, जैसा कि मालूम सबको कोरोना काल में किस प्रकार जब ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। वर्तमान स्कूल अभी खुले हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनको तैयारी कराई जा रही है। उनको कुछ अतिरिक्त समय देकर भी उनको तैयारी कराई जा रही है ताकि पिछली जो पढ़ाई जो उनका नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके। पढ़ाई तो सुचारू रूप से चल रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा दूर दराज के गांवों को आपस में सुरक्षित परिवहन के लिए सड़कों का चौड़ीकरण करने, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क चौड़ीकरण करने का कार्य किया जा रहा है, परंतु विभागीय अधिकारियों व ठेकेदार की मिलीभगत से अनियमितता की बातें प्रकाश में आ रही हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के क्षेत्र में सड़कों की जाल बिछना प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में ग्राम अंडा से मिनी माता चौक पुलगांव तक 12 किलोमीटर की सड़क चौड़ीकरण के लिए 100 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाले सड़क उन्नयन व चौड़ीकरण का भूमि पूजन पिछले वर्ष 20 नवंबर को लोक निर्माण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन व क्षेत्रीय विधायक ताम्रध्वज साहू ने किया। इस 12 किलोमीटर के सड़क में दर्जनों गांव सीधे जुड़ जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना से आम ग्रामीण जनों को सुरक्षित आवागमन करने की सुविधा मिलेगी। आंध्र प्रदेश, बस्तर, बालोद व माइंस क्षेत्र से दुर्ग भिलाई तक आवागमन के लिए यह सड़क एकमात्र होने की वजह से यहाँ पर सदैव परिवहन का दबाव बना रहता है। पूर्व में इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। इसी वजह से इस रोड का चौड़ा करना आवश्यक हो गया था। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्षेत्र की जनता का मान रखते हुए पिछले 8 जून को वर्चुअल भूमि पूजन कर बहुप्रतीक्षित मांग पूरी की थी। सड़क उन्नयन व चौड़ीकरण कार्य में लोक निर्माण विभाग दुर्ग के अधिकारियों के संरक्षण से ठेकेदार द्वारा बढ़ती जा रही अनियमितता को देखकर प्रतीत होता है कि क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ताम्रध्वज साहू की छवि व अच्छे उद्देश्य को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ ने क्षेत्र के लोगों से बात की तो उन्होंने निर्माण काम में हो रही भारी अनियमितता व विसंगतियों के बारे में बताया कि सड़क निर्माण काम की जानकारी का कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया है और न ही निर्माण स्थलों पर राहगीरों को दुर्घटना से बचाने के लिए सांकेतिक बोर्ड लगाया गया है, जिससे दुर्ग से अंडा की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए यह मार्ग जानलेवा साबित हो रहा है। इसके साथ ही निर्माण काम में मुरुम की जगह मिट्टी का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। वहीं कई स्थानों पर पुल व रोड की चौड़ाई कम की जा रही है। बिना अनुमति के किसानों के खेतों को मनमाने तरीके से उपयोग कर उनके फसलों को खराब किया जा रहा है। और ये जो हमारा आज दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में जो कि माननीय गृह मंत्री जी का क्षेत्र है, इसमें लोक निर्माण विभाग से जो रोड बनाया जा रहा है मिनी माता चौक से अंडा तक 4 लेन के नाम में, टोटल सिर्फ कागज़ों में है, धरातल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि आए दिन घटनाओं का कारण बन रहा है। और डाइवर्सन का तो कोई काम है नहीं है, जहाँ भी चाहे मन चाहे आए खोद दिए, अगले दिन फिर उसी को तोड़ मड़ोड़ कर बना रहे हैं। और इस तरफ से बहुत ही इसमें रोड पे बहुत ही करप्शन हो रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसमें आगे भी हम लोग रणनीति बना के
धरना प्रदर्शन करेंगे एक दिवसीय। आपको क्या लगता है कब तक पूरा हो जाएगा, लोगों को कब तक सुविधाएं मिलने लगेगी? जिस हिसाब से अभी जो रोड का निर्माण हो रहा है उस हिसाब से नहीं लगता कि ये 2 साल में ये काम हो जाएगा, क्योंकि जिस गति से काम चल रहा है बहुत ही स्लो है और धूल गुब्बारे का तो ऐसा अंबार है कि आपको रोड नहीं दिखता। पानी का भी छिड़काव नहीं किया जा रहा है रोड पे बराबर। जो सरकार का गाइडलाइन होता है रोड बनाने का उसमें भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक हमारे अभी भी इसी फरवरी महीने में एक आर्मी का जवान रजौली का युवराज चंद्राकर जो कि वापस ड्यूटी के लिए जा रहा था, उनका भी रोड एक्सीडेंट में नागिनदाई के पास ग्राम अंडा में हुआ है। देखिए, मिनी माता चौक से अंडा तक 13 से 14 किलोमीटर 4 लेन के नाम से सरकार ने योजना चालू किया है 104 करोड़ रुपया का। और जहां दुर्ग से देखो या अंडा तक 14 किलोमीटर में ना तो कोई सांकेतिक डिवाइडर लगाया गया है ताकि आम जनमानस को परेशानी मत हो, ना तो एक संकेत दिया गया है कि रूट डिवाइड जैसे कर रहे हैं तो आम यात्रियों को परेशानी ना हो। इतना दुर्घटना हो रहा है, कुथरेल हो, अंडा हो, हमारा आर्मी का जवान भी ख़त्म हो गया इस पार्ट में। अभी तक कम से कम 8 से 9 मौतें हो चुकी है। इसके विषय में पूरा दुर्ग जिला जानता है। खुद कांग्रेसियों ने ही अभी अंजोरा के पास धरना प्रदर्शन किया है गुणवत्ता विहीन के लिए और डिवाइडर के लिए। भारतीय जनता पार्टी के देख ही रहे हैं, कार्यकर्ता देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि देख रहे हैं। 4 लेन में मुरुम डालना चाहिए, वहाँ मिट्टी डाला जा रहा है, उसके बाद रातों रात उसको हटा के फिर मुरुम का फिलिंग किया जा रहा है। और ये सामने तो ऐसी दिख रहा है, ऐसी हर जगह जहाँ भी जाओ, जिस तरफ जाओ, जहाँ जहाँ डिवाइडर बना है वो तो अंडा से फुलगांव चौक दिख ही जाएगा। किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। जगह जगह किसान को खेत को खोद दिया जा रहा है, मिट्टी कहीं डाल दिया जा रहा है, कहीं गिट्टी डाल दिया जा रहा है और अपनी फसल को ले जाने कहीं ट्रांसपोर्टिंग में भी किसानों को परेशानी हो रहा है और मुआवजा कुछ नहीं दे रहा है। उसके ज़मीन को कब्जा भी कर रहा है तो उसको उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, तो किसानों को बहुत मिला नहीं, हाँ कुछ नहीं मिल रहा है। इससे किसानों को बहुत आक्रोश है। किसानों में आगे किसान मोर्चा के लोग कुछ कहेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सड़क उन्नयन व चौड़ीकरण कार्य में लोक निर्माण विभाग दुर्ग के अधिकारियों के संरक्षण से ठेकेदार द्वारा बढ़ती जा रही अनियमितता को देखकर प्रतीत होता है कि क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों पहले उपजा जमीन विवाद का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में काफी विवाद हुआ, जिसे निगम के अधिकारियों ने आकर समझाइश देने के बाद सुलझाया। दुर्ग के सिंधी कॉलोनी स्थित गुरु नानक रोड के किनारे खाली पड़ी जमीन, जिसे लोग आवागमन के लिए इस्तेमाल किया करते थे, उसे प्रमोद अग्रवाल के द्वारा खरीदा गया। जमीन खरीदने के बाद प्रमोद अग्रवाल के द्वारा उस जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर जमीन की घेराबंदी कर दी गई और आवागमन के लिए जो रिक्त स्थान छोड़ा गया था उसे बंद कर दिया गया। उसी बाउंड्री वॉल के अंदर अरोरा फैमिली की बाउंड्री वॉल का कुछ हिस्सा आ गया, जिसे दल बल के साथ तोड़ने प्रमोद अग्रवाल व उनके कुछ साथी वहां पर पहुंचे, जिसका अरोड़ा परिवार ने विरोध किया। विरोध के दौरान दोनों के बीच कुछ विवाद भी हुआ और आपस में झूमा झटकी भी हुई, जिससे अरोड़ा फैमिली के एक सदस्य को चोट भी आई। माहौल की नजाकत को देखते हुए तत्काल निगम के अधिकारियों को बुलाया गया और जमीन का सीमांकन व नाप जोक करने की बातें निगम अधिकारियों द्वारा कही गई, जिस पर दोनों पक्ष राजी हो गए। इधर अरोरा परिवार के विनोद अरोरा, डॉक्टर सुप्रीति अरोरा व उनकी माताजी का कहना है कि बिना सूचना दिए ही प्रमोद अग्रवाल के द्वारा बाउंड्री वॉल को तोड़ने की कवायद की गई, जिससे वह काफी परेशान है। ऐसा करने से पहले से कम प्रमोद अग्रवाल को अरोरा फैमिली को सूचित करना था। और मकान बनाने के बाद यहाँ पे एक धरसा रोड हुआ करता था। जब मैं बहुत छोटा था तो हम धरसा रोड में साइकिल चलाए, घूमे फिरे, हमें कभी भी नहीं पता था कि ये कोई प्राइवेट लैंड पे रोड बना हुआ है। लेकिन 1916 या 15 में ऐसा पता चला कि यह प्राइवेट लैंड पे रोड बना है और जिसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस लंबित है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और निगम के बीच में जो केस चला, सर्वोच्च न्यायालय प्रमोद अग्रवाल जी और सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने निगम के खिलाफ प्रमोद अग्रवाल जी ने केस दाखिल किया था कि उनकी व्यक्तिगत ज़मीन पे रोड बना हुआ है और उस जगह को या तो उनको मुआवजा दिया जाए या उनको आधिपत्य सौंपा जाए, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमोद अग्रवाल जी को जगह वापस, नगर निगम ने कहा कि हमें इस जगह की ज़रूरत नहीं है या इस जगह हम पे में उसका मुआवजा नहीं दे सकते, तो हम वापस सौंप रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ठीक है, आप उनकी जगह उन्हें वापस सौंप दीजिए।
विगत 2-3 वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नगर निगम ने प्रमोद अग्रवाल जी को जगह सौंप दी। जगह सौंपने के बाद उन्होंने यहाँ पे अपना बाउंड्री वगैरह का निर्माण कराया। अभी ताजा मामला क्या है? ये नहीं, पूरी आपको शुरू से जानकारी दूँ। बाउंड्री का निर्माण कराया, क्योंकि यहाँ पे कुछ उनकी जगह सीधी नहीं हो रही है, कुछ निर्माण हुए हैं जो कि विगत 50-60 वर्ष से हैं, लेकिन वो उस निर्माण को आज बलपूर्वक तोड़ने आ गए, जबकि उसका कोई भी विधिक उनके पास कोई वो नहीं है, विधिक कोई मतलब पावर नहीं है, न उनके पास कोई आदेश है कि जगह उनकी है या न्यायालय से कोई उनको आदेश नहीं है। लेकिन एक कुछ ऐसी महिलाओं को लेके या लोगों को लेके और जेसीबी लेके और सफाई की आड़ में उस लोगों की बाउंड्रियां को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम लोगों ने मिलकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की कि भाई आप एक सूचना दी कि भाई आप किसी भी कार्य को बलपूर्वक मत होने दीजिए, उसकी विधिक जानकारी लीजिए। यदि उनके पास किसी भी प्रकार का निर्माण को तोड़ने का मतलब पेपर है तो ही वो उसको तोड़े, अन्यथा उसकी पूरी वो लोग न्यायालयीन जांच कराएं। जांच होने के बाद जो भी निर्णय होगा उसके लिए सभी पक्ष सहमत रहेंगे। आपसी विवाद फर्स्ट टाइम तो ये आपसी विवाद है ही नहीं, ये विवाद है नगर निगम और मिस्टर अग्रवाल और अग्रवाल के बीच का। हम लोग का तो इसमें बीच में हम लोग है ही नहीं, और इनका विवाद आपस में सेटल हो चुका है। तो ये फालतू में कोई प्राइवेट आदमी आके हमारे 50 साल पुराने घर की बाउंड्री को कैसे क्लेम कर सकता है? और वो होते कौन है? जेसीबी लेके आने वाले और दीवार को तोड़ने वाले। फीमेल लेबर को भी लेके आए हैं, हो गई है, धक्का मुक्की हुई है हम लोग से। और लेबर और जेसीबी लेके प्राइवेट आदमी तो नहीं आ सकता ना, और उनके पास ना सीमांकन के पेपर्स हैं, ना उनके पास बाउंड्री तोड़ने की परमिशन के कोई पेपर्स हैं। वो पेपर्स प्रोड्यूस करें तो, और उसके हिसाब से मतलब लीगल कोई कार्रवाई होना। ये कोई प्राइवेट आदमी किसी के घर जाके तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारा है, और ये गलत बात है, बहुत इलीगल है। जिसका कब्जा बताया जा रहा है उसका ऑन रजिस्ट्री पूरा रिकॉर्ड रजिस्ट्री है हमारे पास, रजिस्ट्री 50 साल बनी हुई है। हमारे पास रजिस्ट्री के पूरे पेपर्स हैं और ये 50 साल पुराना है। तोड़ने के पहले आपको किसी तरह की सूचना दी गई? बिल्कुल कोई सूचना नहीं दी गई। हमें बस जेसीबी की आवाज़ आई तो हम बाहर आके देखे तो ये थोड़े पार्ट दीवार का थोड़ा सा पार्ट तोड़ चुके थे। जब दीवार तोड़ने आए तो मैं दीवार तोड़ने के लिए मना की, शांति से नहीं माना गया, तो उन्होंने धक्का मुक्की की हमें तोड़ने दिया जाए। तो मैं जेसीबी के बीच में आ गई तो मुझे धक्का दिया गया, तो मेरे पैर में चोट आ गई। हमारी बाउंड्री ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? वहीं जब मीडिया ने प्रमोद अग्रवाल से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने दोनों पक्ष को बुलाकर आगे की कार्रवाई व जमीन के सीमांकन की बात कही है और किसी भी पक्ष में त्रुटि पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की स्मृति में संपूर्ण भारत में 100 निरंकारी सत्संग भवनों में बुधवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आंख की समस्या से जूझ रहे लोगों ने अपने नेत्र की निःशुल्क जांच करवाई। ब्रांच भिलाई दुर्ग द्वारा संत निरंकारी सत्संग भवन दीपक नगर दुर्ग में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर बुधवार को संपन्न हुआ। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में लगभग 200 से अधिक मरीजों ने नेत्र जांच के लिए पंजीयन जांच करवाई। जांच के बाद ज़रूरतमंद मरीजों को निःशुल्क चश्मे का भी वितरण किया गया। जांच के बाद जिन मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन की आवश्यकता देखी गई, उनका निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन जिला चिकित्सालय दुर्ग में किए जाने की व्यवस्था की गई। जोनल इंचार्ज भजन सिंह निरंकारी के मार्गदर्शन में आयोजित नेत्र जांच शिविर में जिला चिकित्सालय की नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता भाटिया के निर्देशन में नेत्र सहायक अधिकारी मोहम्मद रियाजुद्दीन शेख, मुकेश शर्मा का विशेष योगदान रहा। साथ ही नेत्र सहायक अधिकारी अरुण सिंह, श्री शत्रुघ्न सिन्हा, जिला चिकित्सालय दुर्ग एवं पूरी टीम का भी सहयोग रहा। ब्रांच संयोजक सतपाल सैनी जी ने बताया कि शिविर में 200 से भी ज़्यादा हितग्राहियों ने जांच शिविर का लाभ उठाया। शिविर में मुख्य रूप से परिषद के सदस्य, सामान्य प्रशासन एवं विधि विभाग प्रभारी संदीप निरंकारी व निरंकारी चैरिटेबल के सतपाल सिंह सैनी ने बताया कि निरंकारी चैरिटेबल के द्वारा लगातार समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं। ये जो नेत्र शिविर लगा हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य तो है कि जो गरीब लोग हैं या हर एक के लिए वैसे तो, पर जो गरीब हैं जो अपना ऑपरेशन नहीं करा पाते, चेक नहीं करा पाते, क्योंकि आज डॉक्टर्स की फ़ीस बहुत है, तो उनको फ्री में ये सारा चेकअप हो पाए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो चाहे वो चश्मे का हो, चाहे दवाई का हो, चाहे आगे ऑपरेशन का जैसे निकल रहा है, तो वो ऑपरेशन भी हमारे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ब्रांच दुर्ग के द्वारा
पूरा कराया जाएगा। तो वो हम कर रहे हैं और हमने काफ़ी प्रचार भी किया, जिसमें काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि यहाँ भाई बहन आए हुए हैं, मरीज भी, और उनका सारा ये चल रहा है। और ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमेशा ही हम करते हैं। अभी पिछले साल ही हमने 3 महीने पहले रक्तदान भी किया, और पिछले साल 21 सितंबर को हमने 21 अगस्त को हमने 10,000 स्क्वायर फीट में वननेस वन का वो बनाया, जो 3 साल तक हम देखेंगे। ये 10,000 स्क्वायर फीट में पेड़ जो लगाए गए, ये मानव युक्त जंगल बन रहा है। पहला मानव युक्त जंगल जो है हमारे भिलाई में, छत्तीसगढ़ में बन रहा है मानव युक्त जंगल, और बहुत घने स्तर पे और बहुत अच्छे स्तर पे अगर आप जाके देखेंगे तालपुरी में, तो बहुत अच्छे उस पर हम सेवाएं भी कर रहे हैं, और 3 साल तक हम इसकी देखरेख भी करते हैं। तो इसी प्रकार हमारा सफाई अभियान भी है। आगे हमारा अभी 24 अप्रैल में ब्लड डोनेशन कैंप बहुत बड़े लेवल पे हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमारा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में होता है, और हमारे जोनल इंचार्ज श्री भजन सिंह निरंकारी जी की आशीर्वाद से ये सारा कुछ होता है, उनकी देख रेख में होता है। वो हमें जैसा भी बताते हैं वैसा ही हम करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से ये बहुत अच्छे से चल रहा है। और सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का विशेष आशीर्वाद है कि वो जैसा उनका आदेश आता है वो हम सारे लोग मिल के संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में ये सारा कुछ कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। सबसे प्रथम तो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन हमेशा से सेवा के कार्य करती आई है हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर, और आज उसी परिप्रेक्ष्य में ये नेत्र शिविर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसके पहले हॉस्पिटलों की सफाई, ब्लड डोनेशन कैंप, स्टेशंस की सफाई, ये सारे कार्य संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा किए जाते रहे हैं। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में जो ये आई कैंप है, इसमें लगभग अभी तक सुबह से 150 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और उन लोगों को उचित परामर्श दिया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा कि किसी का मोतियाबिंद है, किसी का और कोई बीमारी है, तो उसमें ऑपरेशन की भी सुविधा दी जा रही है। तो उसमें ऑपरेशन के लिए उनको डेट वगैरह डॉक्टर्स दे रहे हैं कि वो वहाँ जाके करवा सकते हैं। और जिनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, उनको यहाँ पे मुफ्त में चश्मा भी दिया जा रहा है। और इस आयोजन को जो हमारे मिशन के जोनल इंचार्ज हैं भजन सिंह निरंकारी जी और सतपाल सैनी जी जो हमारे मिशन के संयोजक हैं, ये सारा काम उनकी देखरेख में हो रहा है। और ये बहुत ही लोग इसमें उत्साह से अपने आँखों की जांच करवा रहे हैं, और कैंप से बहुत खुश भी हैं, और उनको बहुत लाभ हो रहा है। सर, कहाँ से डॉक्टर आए हुए हैं? डॉक्टर अभी जो टीम आई है वो जिला चिकित्सालय के जितने भी प्रमुख डॉक्टर हैं, और उनकी जो चेकिंग टीम है जो आई वगैरह टेस्ट करती है, वो सारे जिला हॉस्पिटल से आए। निरंकारी चैरिटेबल के द्वारा लगातार समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर भी उसी कड़ी का हिस्सा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा में हाई व हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारी पूर्ण हो गई है। 2 मार्च से 12वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। इसके लिए जिले में हाई व हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 303 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 12वीं के लिए 109 व 10वीं के लिए 194 परीक्षा केंद्र हैं, जिसके लिए जिले के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा में उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जा रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार समन्वय संस्था क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी संस्थाओं के लिए हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका केंद्र को बोर्ड द्वारा भेजा गया है, जिसका विकास खंड वार वितरण किया जाना है, जिसमें 22 फरवरी को साजा व बिरला विकास खंड के परीक्षा केंद्र संस्थाओं को वितरण किया गया। वहीं 23 फरवरी को बेमेतरा एवं नवागढ़ विकास खंड के परीक्षा केंद्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जाएगा। साथ ही 24 फरवरी को बोर्ड के प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं क्रमशः 2 और 3 तारीख से शुरू हो रही हैं। हाई स्कूल की परीक्षा 3 मार्च से और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 2 मार्च से प्रारंभ होगी। हाई स्कूल के लिए कुल जो है वो 14,297 और हायर सेकेंडरी में 10,661 बच्चे प्रविष्ट हो रहे हैं। हाई स्कूल के लिए 194 और हायर सेकेंडरी के लिए कुल 109 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके निरीक्षण के लिए 9 निरीक्षण दल भी बनाए गए हैं। आज उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण हो रहा है। 24 तारीख को सभी जो मुख्य विद्यालय है उनको प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा। परीक्षा की पूरी तैयारी कोविड के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण कर ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।